हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। तो हम देख रहे हैं करंट अफेयर। पिछली वीडियो में हमने देखा था उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयरों को, और ये जो वीडियो रहने वाले हैं वो आगामी एग्ज़ाम यानी कि जो अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है जेल बंदी रक्षा, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, अगर आप लोग ये वीडियोज़ देख लेते हैं तो यहाँ से आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो पिछली वीडियो में हमने उत्तराखंड से संबंधित जितने भी करंट अफेयर थे वह सारा कुछ देखा था, और एक और करंट अफेयर उत्तराखंड से संबंधित वीडियो जो आएगी वह इस महीने के लास्ट या अक्टूबर पहले में हम लेकर के आएंगे, जिससे क्या होगा कि जितना भी बचा हुआ पोर्शन होगा वो सारा का सारा उसमें अपडेट कर देंगे। और आज हम देख रहे हैं देश और दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई होंगी उससे संबंधित करंट अफेयर। इसके बाद भी एक दो वीडियोस और आएंगे इसके जो देश और दुनिया से संबंधित जितने भी करंट अफेयर होंगे। और तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल के ही माध्यम से सबसे पहले आपको किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन और विभिन्न जितने भी नए फॉर्म आते हैं या कोई भी नया अपडेट आता है तो वह आसानी से मिल जाता है। और हमारे चैनल के माध्यम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पर आपको रोज़ 10 बजे, ठीक हो गया, रोज़ यहाँ थोड़ा कम दिख रहा है, इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो रोज़ 10 बजे वहाँ पर क्विज कराई जाती है, ठीक हो गया। रोज़ 10 बजे क्विज होती है कहाँ? टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आगामी जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण रहेंगे, या वो प्रैक्टिस सेट आपको देखने को वहाँ पे मिलेंगे। तो शुरू करते हैं देश और दुनिया समसाम की जो घटनाएं घटित हुई हैं करंट अफेयर, यानी कि ये जो करंट अफेयर हैं 2022-23 के लिए, यानी कि 23-24 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी, यानी कि 24 के भी मिड तक भी ये काम आपके आ जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, और इसका जो PDF हो टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय आवास मूल्य सूचकांक HPI में वृद्धि दर दर्ज की गई है। तो जो अखिल भारतीय आवास मूल्य जो सूचकांक जारी किया जाता है HPI के द्वारा, इसमें जो आवास की वृद्धि जो दर आंकी गई है इस बार की, वह आंकी गई है 5.1% की, ठीक हो गया। तो जो आवास मूल्य में जो वृद्धि हुई है वो कितनी की हुई है? वह 5.1% की वृद्धि उसमें हुई है, और यह पिछले वर्ष की तुलना में इस अवधि के दौरान घर की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत दे रहा है, ठीक हो गया। यानी कि जो घर की कीमतें हैं उनमें वृद्धि के संकेत दे रहा है पिछले वर्ष की अपेक्षा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना के लिए कितना वित्त आवंटन अलग रखा गया है? तो केंद्र सरकार की एक योजना है विश्वकर्मा योजना, और अगर बात करें इस योजना की शुरुआत की तो वो भी आपको बताएंगे आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वित्त आवंटन कितना अलग रखा गया है, यानी कि इसके लिए कितना अलग से आवंटन किया गया है। वित्त का जो मापदंड है वह 13,000 करोड़ रुपया इसमें रखा हुआ है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की, तो विश्वकर्मा योजना की जो शुरुआत होगी वह होगी 17 सितंबर से, ठीक हो गया। 17 सितंबर से इसकी क्या होनी है? शुरुआत होनी है। अभी शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन 17 सितंबर से इसकी क्या हो जाएगी? शुरुआत हो जाएगी। और इसके लिए अलग से जो धन रखा हुआ है, धन का जो आवंटन किया गया है वह 13,000 करोड़ रुपया इसमें रखा गया है। और यह जो राशि है योजना के माध्यम से पूरे भारत में पारंपरिक कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, ठीक हो गया। यानी कि जितने भी कारीगर होंगे, राजमिस्त्री हो गए, मिस्त्री हो गए, जितने भी ये कारीगर होते हैं उनको सशक्त बनाने हेतु क्या किया गया है? यह धन रखा गया है, ठीक हो गया। यह क्या करेगा? इसके तहत ऋण दिया जाएगा इन कारीगरों को, इनकी सब्सिडी के आधार पर यह दिया जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत होनी है वह होनी है 17 सितंबर को। उसके बाद है, अगस्त 2023 में UPI ने 10 बिलियन मासिक लेन देन को पार कर दिया है, ठीक हो गया। यानी कि किस UPI ने इतना पार कर लिया है? कितना? 10 बिलियन मासिक लेन देन पार कर लिया है। भारत में सभी UPI लेन देन में, यानी कि जितने भी यहाँ पे चाहे गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, या अन्य जितने भी Paytm हो, जितने भी पे हैं, इन सभी में 47% से अधिक के साथ जून में किस UPI ऐप के
बाजार हिस्सेदारी का नेतृत्व किया है, यानी कि किस यूपीआई आईडी ने, यानी कि किस यूपीआई ने बाजार हिस्सेदारी का क्या किया है, नेतृत्व किया है, और सबसे अधिक किया है कितना, 47%। तो यह जो है वह है कौन, फ़ोन पे। सबसे अधिक जो यूज करते हैं भारत में वो किसे करते हैं, फ़ोन पे यूज करते हैं, ठीक हो गया। उसी प्रकार से जो अन्य ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है, अन्य गूगल पे हो गया और पेटीएम हो गए, जितने भी ये होते हैं, लेकिन इन सभी में सबसे अधिक जो लेन देन किया हुआ है वह किया गया है किसके द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा। घरेलू, फिटनेस और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ़ोन पे के द्वारा यह किया गया है। इससे भी प्रश्न आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न रहेंगे यह इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड रहते हैं। उसके बाद है जून में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी हासिल की, जो भारत में सभी यूपीआई लेन देन में 47% से अधिक के लेन देन की जिम्मेदारी यह डिजिटल भुगतान परिदृश्य में फ़ोन पे की मजबूत उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक हो गया। यानी कि जो डिजिटल लेन देन में है उसमें सबसे जो मजबूत स्थिति में है भी यूपीआई में, वह सबसे मजबूत में कौन है, फ़ोन पे है। उसके बाद है अगस्त 2023 में भारत में कुल जीएसटी संग्रहण कितना था। तो 2023 अगस्त में जो जीएसटी का संग्रहण हुआ है वह हुआ है 1.59 ट्रिलियन, ठीक हो गया, 1.59 ट्रिलियन हुआ है। अब हम आगे देखेंगे कि किस राज्य ने सबसे अधिक किया है, नेक्स्ट प्रश्न में उसको देखेंगे, जो 11% की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि का संकेत दे रहा है, ठीक हो गया। यानी कि जो वार्षिक वृद्धि का जो संकेत दे रहा है वह कितना दे रहा है, 11% दे रहा है। उसके बाद है अगस्त 2023 में 23% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ किस राज्य ने जीएसटी संग्रहण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, ठीक हो गया। यानी कि सबसे सर्वाधिक जो वृद्धि दर्ज की गई है, अभी हमने देखा था कि अगस्त में सबसे अधिक जीएसटी का जो संग्रहण हुआ है वह कितना हुआ है, 1.59 ट्रिलियन हुआ है का। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि अगस्त के महीने में ही 2023 में 23% की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ किस राज्य सरकार ने जीएसटी संग्रहण में वृद्धि दर्ज की है। तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है वह कहाँ हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, ठीक हो गया। कितनी हुई है, 23% हुई है। अगर हम बात करें कि इसमें कितना रुपया था, यानी कि कितना रुपया दर्ज किया गया है, तो 23,282 करोड़ रुपये का हो, ठीक हो गया। 23,282 करोड़ रुपये का क्या किया गया है, जो संग्रहण है वह दर्ज किया गया है। अगर बात करें दूसरे नंबर में, तो दूसरे नंबर पे जो रहा है वह रहा है कर्नाटक, और कर्नाटक ने जो प्रतिशत दूसरे नंबर पे रहा है, जो अधिक संग्रहण किया है जीएसटी का, वह कितना किया है, 11,116 करोड़ रुपया। और उसके बाद गुजरात रहा है तीसरे स्थान पर, और 12% इसने वृद्धि की है, वह कितनी की है, 9,765 करोड़ रुपये का किया है, ठीक हो गया। जीएसटी से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर बैंक रिपोर्ट कार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक, तो ग्लोबल फाइनेंशियल सेंट्रल जो बैंक जो रिपोर्ट अपना जारी करता है, उसका जो रिपोर्ट कार्ड जारी हुआ है उसमें क्या किया जाता है, जो गवर्नर्स होते हैं इन बैंकों के, उन गवर्नर को क्या किया जाता है, उनकी शक्ति यानी कि उनकी रेटिंग इसके द्वारा दी जाती है। तो वह जो इस बार रेटिंग दी गई है A+ की उसको दी हुई है, ठीक हो गया। शक्तिकांत दास अभी क्या है, RBI के गवर्नर हैं। अगर हम इसकी बात करें कि जो सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड जो जारी किया जाता है किसके द्वारा, ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, तो यह जो जारी किया गया था, सबसे पहले यह जारी किया गया था 1994 में, ठीक हो गया। सबसे पहले 1994 में जारी किया गया था। और जो इस बार जारी किया गया है उसमें A+ की रेटिंग किसको दी गई है, शक्तिकांत दास जी को दी गई है। अब बात आती है कि इसके जो फाउंडर है यानी कि जो संस्थापक है वह कौन है। तो इसके जो संस्थापक है वह हैं जोसेफ जियारापुल, ठीक हो गया। जोसेफ जियारापुल क्या है, इसके संस्थापक है, जियारापुल, ठीक हो गया। जोसेफ जियारापुल क्या है, इसके संस्थापक है, किसके, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक के,
ठीक हो गया। इसकी जो रेटिंग है उस रेटिंग में किसको, शक्तिकांत दास को A+ की क्या मिली है, इस बार रेटिंग मिली गई है। यह रेटिंग भारतीय रिजर्व बैंक के RBI के जो गवर्नर के रूप में उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए उनको दिया गया है, यानी कि यह वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक गवर्नर में शीर्ष पर रखा गया है, यानी कि इसको वैश्विक स्तर पर जो केंद्रीय बैंक जो होते हैं उनके शीर्ष पर इनको रखा गया है, किनको, शक्तिकांत दास को। उसके बाद है आदित्य L1 मिशन, यानी कि हाल ही में आदित्य मिशन L1 किया गया है, इसको प्रेषित किया गया है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, ठीक हो गया। इसको अंतरिक्ष में भेजा गया है, तो इससे भी प्रश्न पूछने के आसार हैं। तो आदित्य जो L1 है, इसको मिशन पर कौन सा पेलोड दृश्य प्रकाश को स्पेक्ट्रम में सौर कोरोना की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये जो डिजाइन किया गया है, यह किया गया है VELC विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सौर कोरोना की छवि बनाने के लिए डिजाइन इसको किया गया है, ठीक हो गया। तो इससे भी प्रश्न पूछने के क्या हैं, आसार बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है, ठीक हो गया। जो ये डेबिट कार्ड है, ये कैसा होगा, इको फ्रेंडली होगा। तो यह जो लॉन्च किया है, यह किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा, ठीक हो गया। एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा क्या किया गया है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में चर्चा में रहा स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है। तो जो ये स्वाति माउंटेन है, इसका जो संबंध है वह किससे है, रडार से है, ठीक हो गया। तो इसको हम देखते हैं। देश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने स्वाति माउंटेन रडार को अपने पर्वतीय निगरानी बेड़े में शामिल इसको किया है, ठीक हो गया। तो अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा कि जो स्वाति माउंटेन है उसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध किससे है, रडार से है, ठीक हो गया। उसके बाद है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है जयेश सैनी को, ठीक हो गया। तो जयेश सैनी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध को विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है, ठीक हो गया। इनके नेतृत्व में इसको क्या किया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को के प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर इसको क्या मिली है, मान्यता मिली है। और उन्हें प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से क्या किया गया है, नवाजा गया है। और ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर 2023 से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक हो गया। 2 अवार्ड इनको दिए गए हैं, एक तो ग्लोबल लीडर का दिया गया है और एक दिया गया है ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर का, ठीक हो गया। इनसे हो सकता है इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं इनको विश्व स्तर पर इन्होंने क्या किया है, मान्यता दी हुई है। तो ये क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपि खोजी गई है। तो इटली के द्वारा 18वीं शताब्दी की क्या जो तमिल पांडुलिपि है यह खोजी गई है, ठीक हो गया। तो ये भी क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक हो गया। ये किसके द्वारा खोजी गई है, इटली के द्वारा खोजी गई है। अब उसमें ऑप्शन में भारत भी दे देगा या तमिल का कोई राज्य भी दे देगा, तो इसमें किसके द्वारा, इटली के द्वारा खोजी गई है। उसके बाद है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हस्तलिपि एवं हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिमक्राफ्ट कर दिया है। तो अब ये क्या है कि जो ये राज्य है यह उत्तराखंड से लगा हुआ है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो हस्तलिपि और हथकरघा है यह उत्तराखंड में भी इनका क्या है, कारोबार होता है। और जैसे हथकरघा में हम देखें, जैसे यहाँ हस्तलिपि हो गया, हथकरघा में हो गया, जैसे आप देखते हैं कि मुनस्यारी वाले क्षेत्र में दन बनाए जाते हैं। और अन्य अगर देखें कि जो रिंगाल का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो इसलिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है किस दृष्टि से, उत्तराखंड की दृष्टि से। तो ये अब उसमें ऑप्शन में पहले में ही उत्तराखंड दे देगा, तो लेकिन इसमें जो इसका नाम बदल कर क्या किया गया है, हिमक्राफ्ट किया गया है, यह किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक हो गया। ये भी क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद है, पहली बार 10 दिवसीय मालाबार अभ्यास के नवीनतम संस्करण की मेजबानी करेगा। तो ये पहली बार करेगा, इसलिए भी ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक हो गया, पहली बार करेगा। ये कैसा है, नौसेना का सैन्य अभ्यास है। अगर बात करें इससे पहले 2022 का किसने किया था, तो 2022 का जो किया था वो किया था जापान के द्वारा। ठीक हो गया, 2022 का जो किया गया था मालाबार सैन्य अभ्यास, इसमें जापान के द्वारा किया गया था। और इसमें किसके, भारत के 2 नौसेना के जो बेड़े थे, 2 सैन्य जहाज़ थे, वो उन्होंने क्या किया था, इसमें भाग लिया था। लेकिन इस बार जो 10वां मालाबार जो संस्करण है, इसकी जो मेज़बानी करने जा रहा है वह करने जा रहा है कौन, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के किस सहयोग से देश के स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया गया है। ठीक हो गया, तो नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 प्रारंभ किया जा रहा है। तो स्पेस से ही नाम इसका पहले ही स्पेस में याद आता है, स्पेस से ही होता है, तो इसका मतलब किसने किया है, इसरो के द्वारा यह किया गया है। अटल इनोवेशन मिशन AIM नीति आयोग के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नववर्ष एडुटेक के सहयोग से 11 अगस्त को देश भर के सभी स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 NSIC 2023 का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ठीक हो गया, इससे भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में इसरो क्या है, काफ़ी चर्चाओं में रहा है। पहले उसने क्या किया, चंद्रयान यानी कि चंद्रयान 3 लॉन्च किया। उसके बाद हाल ही में 1 हफ्ते पहले इन्होंने किस पे, जो आदित्य L1 लॉन्च किया है। तो इसलिए भी क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सभी चीज़ें हाईलाइट हैं, तो इनसे हो सकता है कि ना पूछे, तो ऐसे पूछ देगा स्कूली नेशनल जो स्कूल है, स्कूली छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ कब किया गया है, तो कब किया गया है, 11 अगस्त 2023 को किया गया है। अब पूछ देगा किसके द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा क्या किया गया है, किया गया है। ठीक हो गया, इसके लिए क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है, हाल ही में केरल विधानसभा ने किस अनुच्छेद के तहत केरल सरकार को राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो राज्य का नाम में जो परिवर्तन होता है वह किया जाता है किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। तो जो केरल ने भी इसमें क्या की है, कहा है केरल के द्वारा भी, यानी कि अपने राज्य का नाम परिवर्तन की बात की गई है। तो राज्य का जो नाम परिवर्तित किया जाता है वह किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। यानी कि अनुच्छेद 3 में कहा गया है, पहले अगर आप लोगों ने हमारी जो राजनीतिक विज्ञान यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की जो सीरीज चल रही है उनकी वीडियोस अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ से आपको सभी चीज़ें आसानी से देखने को मिल जाएंगी। और ये क्या हो जाएगा, अगर आप एक बार भी अगर उन वीडियो को देख लेते हैं तो आगामी एग्जाम के लिए आपका उसमें रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अनुच्छेद 3 में क्या है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रीय और सीमाओं में अगर बदलाव करना हो तो संसद क्या कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत ऐसा कर सकती है। ठीक हो, यह अधिकार किसको है, संसद को है। सिर्फ संसद को इसकी शक्ति है। ठीक हो गया, संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलना या नए राज्य का निर्माण करना, कुछ भी अगर करना है तो संसद ऐसा कर सकती है। ठीक हो गया। अगर पूछता है कि हमारा जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 है, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की बात की गई है अनुच्छेद 1 से 4 में। और यह किसमें है, भाग 1 में है। ठीक हो गया, भाग 1 में है और अनुच्छेद 1 से 4 में है। और इसमें बात करी गई है संघ और इसके राज्य क्षेत्रों की बात। ठीक हो गया। अब प्रश्न इससे क्या पूछता है कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 1 में इंडिया यानी कि भारत होगा, यानी कि भारत का नाम, भारत के राज्य का नाम इसमें बताया गया है। ठीक हो गया। अगर बात करें अनुच्छेद 2 की, तो अनुच्छेद 2 में क्या है कि जो नए राज्यों का प्रवेश होगा या संसद कोई ऐसे राज्य होंगे जो भारत में उनको मिलाएगा, यानी कि किसी दूसरे राष्ट्र को अगर भारत में मिला करके राज्य बनाने होंगे तो ये सब किसके तहत करेगा, अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। और उसी प्रकार से और अनुच्छेद 3 के तहत क्या करेगा, जैसे केरल ने कहा है कि हमारा नाम बदल करके, राज्य का नाम बदल करके क्या कर दिया जाए, केरलम करा जाए। ठीक हो गया। तो यह किसके द्वारा करा जाता है, यह अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। ठीक हो गया।
और इसमें क्या होता है कि जितने भी नए राज्य हैं कि जो जैसे 2 राज्य हैं, 2 राज्यों में से कुछ हिस्सा काट करके एक नया राज्य अगर बनाना हो या राज्यों का नाम बदलना हो, तो ये सारा कुछ कौन करता है? संसद करता है। और संसद इसके लिए क्या होता है कि बाध्य नहीं होता है। और इस अनुच्छेद 3 में ये भी प्रावधान किया गया है, अगर अनुच्छेद 3 से संबंधित कोई भी विधेयक होगा, मतलब जैसे नाम बदलने से संबंधित हो या राज्यों का विस्तार करने से मतलब राज्यों को बढ़ाने की बात हो या 2 राज्यों से एक अलग कुछ क्षेत्र अलग करने की बात हो, तो ये सब कुछ जो भी होगा तो इससे पहले जो विधेयक जो लाया जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी क्या हो जाती है? अनिवार्य होती है। ठीक हो गया? बिना इसकी पूर्वानुमति के आप इसको विधेयक को नहीं ला सकते हो। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि राष्ट्रपति राज्य के पास जो भी विधेयक भेजेगा या जो भी विधेयक राज्य के द्वारा भेजा जाता है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक हो गया? यानी कि संसद जो होती है यह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर संसद चाहे तो केरल का नाम ना बदले। ठीक हो गया? वो संसद पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया? और ये संसद किसी राज्य का ऐसे प्रस्ताव पर मतलब उसको बदलने के लिए बदलना ही होगा, ऐसा के लिए क्या है? बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक हो गया? अब इसमें प्रश्न ये आता है कि क्या अगर सपोज दैट अगर केरल का नाम बदल दिया जाएगा तो किस इसमें संशोधन करना होगा ना, बिना संशोधन के तो हो नहीं सकता है। तो इसमें जो अगर नाम इसका बदलने की सिफारिश हो जाती है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं होता है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना होता है तो वो किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के तहत करा जाता है। ठीक हो गया? 368 के तहत भारत के संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, अब हाईलाइटेड मामला है, जरूरी नहीं है तो इससे इस प्रश्न पूछ दे। ठीक हो गया? हो सकता है पॉलिटी से अगर प्रश्न पूछ दे कि राज्यों का नाम जो परिवर्तन होता है उससे संबंधित जो संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो वह किया जाता है अनुच्छेद 4 के तहत। ठीक हो गया? यानी कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक हो गया? अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में सामान्य बहुमत से, ठीक हो गया? यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में सामान्य बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। और ये अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा वह अनुच्छेद 4 के तहत इसमें संशोधन किया जाएगा, न कि अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक हो गया? इसमें मैंने डीपली वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, प्लेलिस्ट में दे दूंगा, प्लेलिस्ट भी उसकी बनाई हुई है, वहाँ से भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे मैंने दिया हुआ है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो ठीक हो गया? पूरा इसमें समझ गए होंगे आप। तो जो उसकी राज्य का नाम बदलने की बात हो रही हो किसके संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या तहत क्या किया जाएगा, इसमें बदलाव होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत में पहली बार लुप्त प्रजाति का पाया गया हिमालयन गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है? ठीक हो गया? जो हिमालयन गिद्ध है इसका जो सफल प्रजनन किया गया है वह गुवाहाटी में असम राज्य चिड़ियाघर में किया गया है। ठीक हो गया? असम राज्य यानी कि गुवाहाटी में जो चिड़ियाघर है, इस चिड़ियाघर में क्या किया गया है? हिमालयन जो गिद्ध लुप्त प्रजाति का माना गया था इसका सफल प्रजनन किया गया है। और भारत में पहली बार कैद में दुर्गाहम हिमालयन गिद्ध, ठीक हो गया? यानी कि जो दुर्गाहम हिमालयन गिद्ध जो है इसको किस नाम से, अन्य नाम से वैज्ञानिक जो इसका नाम है जिप्स हिमालयेंसिस, ठीक हो गया, का सफलतापूर्वक प्रजनन कराकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। ठीक हो गया? यानी कि इसका क्या किया गया है? सफलतापूर्वक प्रजनन हो गया है, क्योंकि इसको क्या मान लिया गया था? लुप्त मान लिया गया था, यानी कि खत्म विलुप्त प्रजाति में इसको मान लिया गया था। उसके बाद आज का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में एमपावर नीति के तहत किसने तंबाकू पर नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की है? ठीक हो गया? जो एमपावर जो है ये संस्था, ये क्या करती है? यह जो तंबाकू यानी कि विश्व जो तंबाकू का सेवन जो करने वाले देश हैं उन्हीं देशों की क्या करती है? यह रिपोर्ट जारी करती है। ठीक हो गया? यानी कि तंबाकू पे नियंत्रण के लिए यह क्या करती है? कार्य करती है। तंबाकू जो भी सेवन करते हैं इसको कम करने के लिए क्या करती है? कार्य करती है। तो इस पे जो रिपोर्ट जो जारी की गई है वह किसके द्वारा? WHO की द्वारा की गई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक हो गया? यानी कि जितने भी ये
संगठन हैं, विश्व के जितने भी बड़े बड़े संगठन हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन सभी की एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। जल्द ही उसको लेकर के आऊँगा जो आगामी एग्ज़ाम के लिए आपकी काफ़ी क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आज का हम सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 1-2 और वीडियोज़ आएंगे करंट अफेयर की, यानी कि जो देश और दुनिया के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनसे संबंधित भी हम इसमें वीडियोज़ बनाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक हो गया? तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।